हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिशन सीजीपीएससी 2026 को, जिसमें से जो मैं अगर इंडिविजुअली बताऊं तो मैं पूरा इंडियन जियोग्राफी जो है और इसी के साथ जो इंडियन जीके हैं उसको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल से जो है कंप्लीट प्रिपरेशन होगा। स्पेशली देखो यहाँ पे इंडियन जितना भी जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे। इसी के रेस्पेक्ट में आज से जो है कवर करने जा रहे हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के क्लासेस को, जो कि डेली यहाँ पे शेड्यूल होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये जो क्लास हो गए तो फर्स्ट क्लास है, इसमें कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर करेंगे और डेली ये जो क्लास है यूट्यूब में ही कवर करेंगे। और ये जो क्लास का शेड्यूल है टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्लास का टाइमिंग क्या है और किस किस समय में क्लास जो है रनिंग होने वाले हैं। तो इस क्लास से कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी देखोगे तो जो है 22 फरवरी को सीजीपीएससी 2026 का एग्जाम हुआ है। एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जिस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली अगर इंडियन जीके से रेस्पेक्ट में देखोगे तो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा इजी देखने को मिला है, उतना भी ज्यादा इजी नहीं थे। लेकिन ध्यान रखना इस चीज को, अगर पढ़े होंगे तो सीधी सी बात है इजी आएगा, और नहीं पढ़े रहेंगे तो सीधी सी बात है वो इजी होके भी हमारे लिए टफ लगेगा। ठीक है, तो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे ज्योग्राफी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइमिंग है। तो अच्छे तरीके से, और एक चीज और बस ध्यान रखना कि ये जो वीडियो होगा ये वन शॉट वीडियो नहीं होने वाले हैं। वन शॉट वीडियो का मतलब होता है जिसमें से केवल रिवीजन करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो होगा ये वन शॉट वीडियो नहीं होगा। इसमें से क्या क्या चीज देखने को मिलेगा समझना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरे ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। और ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नॉर्मली पढ़ पढ़ के आगे चले जाए, ऐसा नहीं करने वाले। जितना इंपॉर्टेंट होता है जो एक स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को, जो एक स्टूडेंट के कैपेसिटी को बिल्ड कर ले, ताकि जो है प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठे, मेंस के एग्जाम में बैठे या फिर इंटरव्यू से क्वेश्चन आए तो आसानी से यहाँ पे हैंडल कर ले, क्योंकि माइंडसेट उसी तरीके के यहाँ पे होना चाहिए। ये जो क्लास होगा इस क्लास से जो है 2-3 चीजें मिलने वाले हैं। पहला जो इस क्लास से मिलेगा, ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से जो है ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसका पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना कि कोई भी क्वेरी आता है या फिर कोई भी क्वेरी हो, चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई गाइडेंस से रिलेटेड हो, तो स्पेशली जो है इस चैनल के लिए व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से एक बार जो है मैसेज कर सकते हो अगर गाइडेंस से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी हो तो पहला चीज जो पीपीटी है ये पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा। सेकंड चीज ये ध्यान रखना कि जैसे ही क्लास कवर होगा, है ना, जैसे कि आज पहला क्लास है, तो इस पहले क्लास के बाद जो है हम लोग एक टेस्ट भी यहाँ पे कवर करेंगे। और ये टेस्ट ध्यान रखना, ये एमसीक्यू भी टेस्ट होगा और ये डिस्क्रिप्टिव भी टेस्ट होने वाले हैं। दोनों टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार पीपीटी दिखाऊं क्या, देखो यहां से जो है पूरा, देखो यहां से पूरा एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये एमसीक्यू है तो प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल हो जाएगा, और इसके बाद जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी है जो कि मेंस में काम आएगा। तो हॉलिस्टिकली यहाँ पे प्रिपरेशन होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं मेंस को छोड़ रहे हैं। इस तरीके के हम लोग यहाँ पे कंझट काम नहीं करने वाले हैं। ध्यान रखना, अगर पढ़ा रहा हूं तो अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ऐसे कंटेंट पढ़ाने वाला हूं जो कि डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होगा, रैंडमली कुछ भी कवर यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो दूसरा चीज यहाँ पे एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्लास ही में कवर करेंगे। थर्ड, जैसे ये क्लास कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम में एक टेस्ट जाएगा, और ये टेस्ट इस क्लास के रेस्पेक्ट से ही होंगे, और टेस्ट डिस्क्रिप्टिव भी होने वाले हैं और एमसीक्यू बेस भी होगा। तो उस टेस्ट को देना, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखने को मिला है और कई स्टूडेंट से बात भी हुए हैं कि कोई भी सिलेबस को कवर करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। पहला क्लास है इसलिए इस सब चीज को बता रहा हूं, और ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज जो है पढ़ने से सॉल्व नहीं होते। हर क्वेश्चन जो है पढ़ने से, पढ़ लिए हो, पूरा बुक पढ़ लिए हो तो क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाए, ये नेसेसरी नहीं होता है ना।
isn't mean if you are prepared are you and if you are fully prepared and read all those books which are necessary of a CGPSC isn't mean that you are qualified prelims or main examinations, है ना। ऐसा नहीं होता है कि पूरा बुक्स कवर कर लिए हैं कि और बुक्स कवर करने के बाद पूरा प्रीलिम्स या फिर मेंस निकल जाए, ऐसा नहीं। स्ट्रेटजी भी होना चाहिए, प्लानिंग भी होना चाहिए, ठीक है। और कई वीडियो में भी ये चीज को मैं इम्फेसिस भी किया हूं कि कोई भी सिलेबस को कवर करते हो, कुछ भी चीज को पढ़ते हो और एक डाउट भी आता है ना कि एक्चुअल में कि हम लोग आगे तो बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन प्रीवियस जो पढ़े वो भूल रहे हैं। इसका रीजन वही होता है कि हम लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक टेस्ट जाएगा, ठीक है, क्या हो गया ये, हाँ, एक टेस्ट जाएगा। इस टेस्ट में क्या होगा कि जितना भी इस क्लास में कवर करे रहेंगे उसका एक एमसीक्यू टेस्ट जाएगा। हालांकि कुछ एमसीक्यू क्लास में भी डिस्कस करेंगे लेकिन क्लास में 3-4 एमसीक्यू इतना ही डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन वहां पे जो है 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अपलोड होगा और क्वेश्चंस का लेवल भी वही होगा जो कि सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं, है ना। तो वहां से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन जाएगा तो वहां से रिटेन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये सब जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां से ये अपलोड हो जाएगा। थर्ड चीज ध्यान रखना कि इसका नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है इस क्लास का। पहले बात, इस क्लास का नोट्स मत बनाना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितना टाइम नोट्स बनाने में कवर करोगे उतना टाइम तो इसको रिवाइज कर लेना। मैं इसलिए तो ये पीपीटी के फॉर्मेट में लिखा हूं, ये सब लिखा हुआ है। मैं चाहता तो कि इसको न लिख के जो है नॉर्मली बस पढ़ा के चला जाता, लेकिन इससे क्या होता है कि पढ़ तो लोगे, समझ भी आ जाएगा, लेकिन जब इसी चीज को जो है 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद जब देखोगे तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि पढ़े क्या है ना। तो उसके लिए एक प्रॉपर कंटेंट भी होना चाहिए। तो एक कंटेंट रिविजन्स के फॉर्म में रहेगा, समझ तो यहाँ पे जाएंगे, हर एक पॉइंट को पूरा मैप के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब रिवीजन का बात आएगा तो रिवीजन कहां से करोगे, फिर से वीडियो को देखोगे क्या, नहीं, उतना टाइम नहीं है कि बार बार जो है वीडियो को रिपीट करें। तो ऑलरेडी कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो इसका नोट्स मत बनाना। जितना टाइम नोट्स बनाने में कवर करोगे उससे ज्यादा इसको रिवाइज कर लेना, वो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा सफिशियंट होता है। पॉइंट समझ आ रहा है क्या। बाकी और कोई भी क्वेरी हो या फिर क्लासेस से कि जैसे कि ज़्यादा जल्दी जल्दी बात हो रहा है या फिर जल्दी से समझ रहे हैं, कोई भी क्वेरी हो तो बता देना वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर में। तो इतना ही है। हाँ, एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं भूल रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ही क्लास होगा, क्लास के बाद पूरा एक इन्फोग्राफिक फॉर्म में पूरा नोट्स अपलोड हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1 पेजर या फिर 2 पेजर में होने वाला है, जिसमें से पूरा कंसाइज फॉर्मेट में, पूरा नोट्स के फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में। जैसे कि पहला क्लास होगा तो पहला क्लास में जितना भी कवर करेंगे वो पूरा इन्फोग्राफिक फॉर्म में, है ना, पिक्चर के फॉर्म में पूरा क्लास में अपलोड हो जाएगा। तो इतना फैसिलिटी यहाँ पे मिल रहे हैं कि हर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो पीपीटी का समझ आ गया, पीडीएफ सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। बाकी टेस्ट कवर करना, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टेलीग्राम चैनल में एक टेस्ट जाएगा, उस टेस्ट को एक बार कवर कर लेना, है ना। और नोट्स का तो यहाँ पे नहीं बनाना है, और इन्फोग्राफिक के फॉर्म में पूरा इसका एक 1 पेजर 2 पेजर नोट्स के फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, जिससे अच्छे तरीके से जो है रिवाइज कर लोगे। इंग्लिश अलग से अपलोड होगा, हिंदी अलग से अपलोड हो जाएगा, तो कोई चीज को या फिर दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। टू दी पॉइंट कवर करेंगे, है ना, अननेसेसरी का इधर उधर बातें भी नहीं कवर करेंगे, ठीक है। चलो फाइनली फिर स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, संपूर्ण भारतीय भूगोल को एग्जाम का जितना डिमांड है उतना ही कवर करेंगे, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा सेम होते हैं, ज्योग्राफी का चाहे प्रीलिम्स का ले लो चाहे मेंस का ले लो, सिलेबस दोनों सेम होते हैं, तो एक साथ कवर करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है कि पहले प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं उसके बाद मेंस का पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, जिससे प्रीलिम्स भी कवर हो जाए और मेंस भी कवर हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर इसको कवर कर रहे हो इंडियन ज्योग्राफी को, तो अगर सामने मैप होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैप से जो है पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन समझने वाले हैं तो और आसानी होगा। मैपिंग जो क्लास है, मैपिंग वाले जो क्लास है, ये क्लास हम लोग अलग से करेंगे, ये सेपरेट होगा।
सेपरेट कवर करेंगे, इसी क्लास में नहीं कवर करेंगे। अगर ऐसे करने जाए तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा और पढ़ेंगे समझ भी नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक आएगा, जैसे कि यहाँ पे लैंड एरिया या फिर कोस्टल हो गया, तो कोस्टल से कौन कौन से यहाँ पे ओशंस हैं या फिर कौन कौन से लैंड बॉर्डर हैं, है ना, जो कि शेयर करते हैं इंडिया के साथ। तो अगर इसको भी यहाँ पे कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए इसीलिए जो मैपिंग क्लास है, जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको सेपरेट करेंगे, वहां से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे तो केवल इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पे कवर करेंगे, मैपिंग अलग से होगा। ठीक है, ये इसीलिए ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे इफर्ट कम लगाना है और इफर्ट के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट लेना है वो ज्यादा लेना है। अब यहाँ पे हार्ड वर्किंग नहीं, हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को। पहला क्लास था तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। बोलते हैं ना ऐसा कि अगर पेड़ को काटना है तो पेड़ को काटने से पहले जो तलवार है उसको धार कर लो, ठीक है, तब जाके जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, बहुत अच्छे तरीके से मतलब कट कर लोगे बहुत कम टाइम में। तो पहले बात थोड़ा ये सब चीज बताना जरूरी था, धार किए हैं, अब ये सब चीज जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, संपूर्ण भारतीय भूगोल को। इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल मतलब देखो, जब भी मैप को देखोगे तो दो तरीके के मैप हमें देखने को मिलता है। एक राजनीतिक मैप, एक जो मैप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं राजनीतिक मैप, और सेकेंड जो मैप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं भूगोलीय मैप। भूगोल मैप बोल लो, है ना, नक्शा बोल लो, जो भी अपने रेस्पेक्ट में। राजनीतिक मैप का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? राजनीतिक मैप सिंपल सा है कि जो कंट्री है, जो लोकेशन है कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है ना, तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन, एक उसका राजधानी के फॉर्म में नॉर्मली कि ये बता देते हैं कि ये वाली जगह जो है यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या होता है? राजनीतिक मैप होता है। एक होता है भूगोल मैप। भूगोल मैप मतलब क्या होता है? जहां पे पूरे जियोग्राफिकल लोकेशन डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पठार है, यहाँ पे प्लाटू है ना, यहाँ पे प्लेन एरिया है, इस एरिया से जो है समुद्र बह रहे हैं, सॉरी रिवर सिस्टम बह रहे हैं, समुद्र नहीं बहेगा, है ना, रिवर सिस्टम बहेगा, है ना, जो नदी है उसका फैलाव है। तो ये क्या बताएगा? ये जियोग्राफिकल लोकेशन बताएगा। ये सब चीज डिफाइन किए जाएंगे भूगोलीय मैप में। राजनीतिक मैप में केवल और केवल जो लोकेशन है उसी को यहाँ पे बताया जाते हैं कि यहाँ पे ये वाले गांव हैं, उसके बाद ये तहसील पड़ेगा, है ना, उसके बाद ये जिला पड़ेगा, है ना, और कोई स्टेट है, कोई राज्य है, तो उस राज्य का ये कैपिटल है, ये राजधानी है। तो यही सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन होते हैं जिसको डिफाइन किए जाते हैं, वो राजनीतिक मैप होता है। भूगोलीय मैप क्या होता है? जिसमें से जो बताया ना कि पठार हो गया, प्लेन एरिया हो गया, इन सबको बताने का काम करते हैं, वो भूगोलीय मैप होता है। ठीक है, तो इंडियन जियोग्राफी को कवर करेंगे, भारतीय भूगोल को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, राजनीतिक मैप को नहीं कवर करेंगे, और राजनीतिक मैप से क्वेश्चन नहीं आता, है ना। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो करा देंगे, उसका डाउट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस हमें कवर करना है वो यहां से कवर करना है। भारतीय भूगोल मतलब भूगोलीय क्षेत्र को यहाँ पे कवर करना है ना। हमें ये नहीं कवर करना है कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है ना, हमें ये नहीं कवर करना है कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, हमें ये पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से संसाधन मिलते हैं। ये कवर करना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रिवर सिस्टम है। ये बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही तो डिफरेंसेस होता है ना पढ़ने का, स्मार्ट स्टडी करने का। और एक चीज लेके चलना कि ये क्लासेस जो चल रहे हो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए कवर कर रहे हैं। तो अगर टॉपिक समझ आ जाए तो जो 55% जो 50% जो काम है वो आसान हो जाता है, पहले से समझ आ जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे कवर करने वाले क्या है। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफिकल अगर देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी में ये समझ आ गया राजनीतिक और भूगोल जो मैप होते हैं इसका क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा मैं जियोग्राफिकल लोकेशन बता रहा हूँ, भारत का भौगोलिक। अब देखो, जब हम लोग कवर करते हैं तो पृथ्वी को, ये वाला लोकेशन होता है पूरा पृथ्वी, है ना, ये अर्थ हो गया। अर्थ का जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, इसको बोले जाते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसको बोले जाते हैं इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री होता है। उसके बाद जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से आगे जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जिसको बोलेंगे 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ, जिसे बोले जाते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, इसे बोले जाते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर।
और सेम क्योंकि ये उत्तर अक्षांश है ना, जैसे कि इस साइड जाओगे तो ये उत्तरीय अक्षांश है। हिंदी मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा कॉपरेट करना। ये जो है ये नदन हेमिस्फीयर है, इसको नदन हेमिस्फीयर बोलते हैं क्योंकि उत्तरी अक्षांश है। फिर जैसे ही, क्योंकि ये तो ऊपर में जा रहे हो मतलब उत्तर साइड जा रहे हो, फिर नीचे साइड भी जैसे ही इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से जाओगे तो एक टाइम आएगा जिसको बोलते हैं 23 डिग्री एंड हाफ, जो कि इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये बोलोगे कि ये क्यों बता रहे हो ये सब चीज को, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही एरिया है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां पे पूरा लोकेशन है इंडिया का। स्पेशली अगर इंडिया का लोकेशन देखोगे तो पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इंडिया का लोकेशन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आता। सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब है कि जो 0 डिग्री है जिसे हम लोग इक्वेटर बोल रहे हैं, तो इक्वेटर से नीचे जाओगे तो इंडिया का लोकेशन नहीं मिलेगा। पूरा जो लोकेशन देखने को मिलेगा वो इंडिया के ऊपर ही मिलेगा, मतलब उत्तरी अक्षांश में मिलेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। और इंडिया को लोकेशन रफली देखोगे तो जो 8 डिग्री है, जैसे कि हम लोग गए है ना, ये 0 डिग्री हो गया, इक्वेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से करते हुए एक टाइम आएगा जहां से 8 डिग्री स्टार्ट होगा, और जो 8 डिग्री स्टार्ट होंगे ना वहीं से इंडिया का लोकेशन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, वही 8 डिग्री से। तो नॉर्मली अगर मैं इंडिया का लोकेशन बताऊं या फिर इंडिया का मैप अगर बनाते हैं तो इंडिया का मैप इस तरीके से रफली बनता है, ठीक है। इस तरीके से जो है रफली इंडिया का मैप बन जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, अब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है बताओ तो, ये वाला जो पॉइंट है जिसे हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट एक्चुअल में आया कहां से, ये यहीं से आया है। देखो ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, मतलब पृथ्वी को 2 भाग में जो बांटते हैं उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, जो बीच वाले पार्ट, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेटर से 0 डिग्री है, इक्वेटर के आगे जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से जब आगे चलते जाओगे तो जैसे ही आगे जाओगे तो एक 8 डिग्री का टाइम आएगा, और 8 डिग्री ऐसा टाइम है, ऐसा लैटिट्यूड है जहां से इंडिया जो है टच होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंडिया का ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है 8 डिग्री 4 मिनट लगता है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी, ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोले जाते हैं कन्याकुमारी। फिर आगे जाओगे 8 डिग्री 9 डिग्री है ना, 10 डिग्री 20 डिग्री इस तरीके से आगे चलते जाओगे तो जो नदर्न मोस्ट जो पॉइंट है जहां पे पूरा इंड हो जाते हैं, इंडिया का जो लोकेशन है, जो लैटिट्यूड है वो पूरा इंड हो जाते हैं, इसका जो लोकेशन याद रखोगे वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलोगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बोलोगे कि साउथ बोलोगे, इसको नॉर्थ बोलेंगे, उत्तरीय बोलेंगे। क्यों उत्तरीय बोलेंगे, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ही तो पूरा इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, जो भारत है वो पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी अक्षांश में, इसलिए इसको उत्तर बोलेंगे। और जो ऊपर जाओगे तो उसको भी यहाँ पे उत्तर ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा जो लोकेशन है इंडिया का स्पेशली पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में ही है, नदर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो लास्ट सबसे जो ऊपर वाला लोकेशन होगा, ये वाला जो लोकेशन होगा इसको बोले जाएंगे इंदिरा कोल, इसको बोले जाएंगे इंदिरा कोल। अब जिस तरीके से जो है ऊपर से नीचे वाला फेनोमेना देखने को मिला है उसी तरीके से ईस्ट से वेस्ट देखने को मिलेगा या फिर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा 97.25 डिग्री ईस्ट बोलेंगे, और ये वाला जो पॉइंट रहेगा जहां से कवर होना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को बोले जाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। दोनों का याद रखना नाम को। ये जो 97 जो ईस्ट वाले हैं जो पूर्वी एरिया है इसको बोले जाते हैं कीबीथू, इसको बोले जाएंगे कीबीथू। अगर पॉइंट पूछ लिया फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है या फिर इंडिया का जो पूर्वोत्तर बोल लो, पूर्वोत्तर जो पॉइंट है वो कौन सा डिग्री है और उसका लोकेशन पूछे तो याद रखना 97.25 डिग्री मिनट है और किबुथी जो है इसका लोकेशन है। अगर इसी तरीके से वेस्ट का पूछ ले,
वेस्ट का पूछे तो नाम याद रखना, जिसका नाम है गुनार मोती, ठीक है, गुनार मोती, या फिर इसको गुहार मोती भी बोल दिए जाते हैं। तो ये रफली ये जो लोकेशन है, लोकेशन याद होना चाहिए, एटलीस्ट ये जो पॉइंट है पता होना चाहिए, क्योंकि जो जियोग्राफिकल है, भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, लोकेशंस ये वाला है। मैप को देखो पूरा अर्थ का, यहीं पे जो है इंडिया का पूरा लोकेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि इक्वेटर से जस्ट ऊपर होते हैं, अपर एरिया में होते हैं। तो इस पॉइंट को बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है एट प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन इतना बस हमें कवर नहीं करना है, इसके अलावा भी और कुछ चीज है जिसको हमें कवर करने की जरूरत है। ये तो नॉर्मली एक व्यू बस देखे हैं, है ना, अभी तो पूरा सिनारियो बाकी है, जियोग्राफी को कवर करना बाकी है। तो जब पूरा इंडिया का लोकेशन देखते हैं कि एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ है, और लोकेशंस के बेस में जो है रफली दो ही कैटेगरी होते हैं जहां पे हमें कवर करने की जरूरत होता है। अगर इंडिया का मैप देखोगे, है ना, थोड़ा जल्दी बनाते हैं ताकि थोड़ा सा लेंदी ना हो और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये वाला जो इंडिया का मैप है, अब ये इंडिया का मैप को अगर देखोगे तो ऊपर साइड को अगर देखोगे तो अपर साइड में पूरा कंट्री है, अपर साइड में पूरा कंट्री है, जिससे हम लोग बोलते हैं लैंड बॉर्डर या फिर लैंड एरिया। जैसे कि ईस्टर्न साइड में आओगे तो ये वाला, अच्छा मैप से देखो, मैप से अच्छे समझ आएगा, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहां तक जो है पूरा इंडिया का मैप है, ये वाला साइड को देखोगे तो पूरा म्यांमार वाला एरिया है, ठीक है, म्यांमार वाला एरिया है, मतलब ये लैंड से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब लैंड के साथ कनेक्ट है ना, कि यहाँ पे मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड हो गया, इसके साथ जो है लैंड कनेक्ट कर रहे हैं वो म्यांमार है। इसके बाद ये वाला एरिया, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कवर करें तो फिर पूरा अदर कंट्री भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो मैप रखे होंगे तो अच्छे समझ आ जाएगा, और मैं तो यही बोलूंगा, क्लास को देख रहे हो तो थोड़ा सा मैप रखना, क्योंकि पूरा जो जियोग्राफी है ऑल अबाउट मैप का ही है। जितना ज्यादा मैप देखोगे, मैप को कवर करोगे, पढ़ोगे, उतना ज्यादा जियोग्राफी समझ आएगा। और ऐसा बस नहीं है कि ये जो ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में काम आएगा, इवन ये इंटरव्यू में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि कोई लोकेशन पूछ दे तो एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये इंडिया का मैप है, ये वाला ईस्टर्न साइड को देखोगे तो इधर जाओगे तो पूरा म्यांमार है ना, मतलब ये लैंड के साथ बॉर्डर कनेक्ट हुए हैं। ये वाला एरिया देखोगे तो पूरा नेपाल वाला एरिया है, ठीक है, नेपाल वाला एरिया के साथ इस वाला एरिया को देखो तो पूरा चीन के साथ कवर करते हैं। फिर ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना, ये निकला हुआ, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसको कवर करेंगे वन बाय वन करके, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बस दे रहा हूँ। ये वाला एरिया देखोगे तो पूरा ये पाकिस्तान वाला एरिया है ना। तो न केवल ये लैंड एरिया से कवर कर रहा है, अगर नीचे साइड आओगे तो पूरा यहाँ पे हमें इंडियन ओशन भी देखने को मिलता है, इंडियन ओशन भी है, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है इसे बोले जाते हैं बे ऑफ बंगाल, और ये वाला साइड है जिसे बोले जाते हैं अरेबियन सी। तो बोलने के यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है ना, ये जो बता रहा हूं मैं, कि जो इंडिया है वो दो तरीके से अपना बॉर्डर है उसको शेयर करते हैं, दो तरीके से, एक जिसे बोलते हैं लैंड बॉर्डर और सेकंड को बोलते हैं ओशियन बॉर्डर। एक को बोलते हैं लैंड बॉर्डर और दूसरे को बोलते हैं ओशियन बॉर्डर। तो जो लैंड बॉर्डर है, तो लैंड बॉर्डर में पाकिस्तान हो गया, है ना, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे एग्जांपल है जो कि लैंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो लैंड के साथ तो शेयर करते हैं, उसी के साथ जो है ओशियन के साथ, जो समुद्र है उसके साथ भी लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। जैसे कि जो ईस्टर्न साइड है ना, जो पूर्व साइड है, तो पूर्व साइड में बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर करते हैं, उसी के साथ पूर्व के साथ वेस्टर्न साइड में आओगे, है ना, ये वाला साइड, तो यहाँ पे अरेबियन सी के साथ जो है वाटर शेयर करते हैं। समझ आ रहा है। तो जो टोटल एरिया है जो कि लैंड बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं, और स्पेशली अगर इंडिया के बारे में अगर देखोगे तो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, याद रखना, वह है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो टोटल एरिया है, जो लोकेशंस है इंडिया का, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड का 2.4% एरिया को कवर कर रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं, डिफरेंट डिफरेंट देश हैं, उसमें से एक देश का नाम यहाँ पे भारत देश है। अब पूरे इंडिया में अगर 100% कवर कर रहे हैं, तो उस 100% जो जमीन है उसमें से जो है 2% या फिर 2.4% जो जमीन है वो केवल इंडिया बस कवर कर रहे हैं। अब सोच लो बाकी पूरा जो 88% है, 87.6% जो है पूरा अदर कंट्री यहाँ पे कवर किए हुए हैं।
ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे एरिया है, लेकिन इसमें से अगर स्पेशली मैं कोस्टल एरिया के बारे में बताऊं, समुद्री जो तट होते हैं, तो समुद्री तट के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इसमें से जो मेनलैंड है, मेनलैंड मतलब ये वाला जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जो बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया केवल 6100 किलोमीटर यहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें से जो है अगर आइलैंड जो होता है, आइलैंड किसको बोलते हैं, आइलैंड का मतलब होता है कि जो कि चारों तरफ से जो है वाटर से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे कि ये जमीन है, अब ये जो जमीन है ना, ये पूरा चारों साइड से पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो इसको बोले जाते हैं आइलैंड। तो अगर आइलैंड को मिला दोगे तो ये कवर हो जाता है 7517 किलोमीटर टोटल। अगर समुद्री जो तट है, समुद्री तट अगर मेन लैंड वाला एरिया को देखोगे, यही नॉर्मल जो मेन लैंड है ना, जो अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इसको अगर कवर कर रहे हैं तो उसका जो लेंथ होता है 6100 किलोमीटर है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेन लैंड है, इंडिया के पास जो है लक्षद्वीप भी है, लक्षद्वीप मतलब वो तो अलग ही हो गया, उसको छोड़ो, लेकिन अरेबियन सी हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। अब ये अंडमान निकोबार तो इंडिया का ही पार्ट है, और अंडमान निकोबार यहाँ पे उसका लोकेशन होता है, जो कि एक पूरा आइलैंड है। अगर इसको अगर ऐड कर दोगे, है ना, तो अगर इसको ऐड करते हैं तो इसका लोकेशन बढ़ जाता है, इसका लेंथ बढ़ जाता है ना, उसका लंबाई बढ़ जाते हैं, जो है कि है 7517 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसको जोड़ोगे तो, अगर इसको नहीं जोड़ोगे तो इसका केवल लेंथ यहाँ पे 6100 बस होते हैं। अगर टेरिटोरियल एक्सपांसन देखोगे तो ये 12 नॉटिकल माइल तक ही होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिया को अगर देखोगे, है ना, ये अगर इंडिया का लोकेशन है तो इंडिया वाटर से भी घिरा हुआ है, पानी से भी घिरा हुआ है। तो पानी से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जितना वाटर है ना, जैसे कि इंडियन ओशन हो गया, इंडियन ओशन से पूरा इंडिया घिरा हुआ है, तीन साइड से घिरा हुआ है। तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि जितना इंडियन ओशन में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो संसाधन है, जैसे कि मछली हो गया, उसी के साथ कोई ऑयल निकल रहे हैं, कोई गैसेस निकल रहे हैं, तो पूरे को इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा इंडिया बस थोड़ा कंट्री है जो कि इंडियन ओशन या फिर जो इंडियन समुद्र है, हिंद समुद्र है, उसी के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अदर भी तो कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के साथ जो है बांग्लादेश हो गया, सॉरी वेस्ट बंगाल तो इंडिया का पार्ट है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश भी तो यहाँ पे वाटर शेयर कर रहे हैं। तो बांग्लादेश भी बोलेगा कि नहीं जी, हमें भी तो इंडियन ओशन का जो है लैंड एरिया को कवर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हम भी पूरा रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, है ना। इंडोनेशिया भी है, अगर इस साइड जाओगे तो यहाँ पे जगह है क्या, चलो यहाँ पे बता रहा हूं, देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझना, ये पॉइंट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टेरिटोरियल वाटर, क्योंकि मैं मेंस के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूँ, प्रीलिम्स के हिसाब से अगर इसको बताता तो नॉर्मली इसको पढ़ के आगे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना है, पढ़ तो सब रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा इफर्ट लगाना है, स्मार्ट वे में कवर करना है, पढ़ सभी रहे, लेकिन क्वालिफाइड सिलेक्शन कुछ ही का हो रहा है, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से तीनों स्टेज को ध्यान में रख के कवर कर रहे हैं, तो पूरे को कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि देखो ये वाला जो है इंडिया का लोकेशन हो गया, ठीक है, चलो ये इंडिया का लोकेशन हो गया। इस एरिया में देखोगे तो यहाँ पे म्यांमार भी है, ये म्यांमार हो गया, दूसरा कंट्री है। नीचे अगर देखोगे तो पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। अब यहाँ पे म्यांमार है, ये वाला एरिया में देखोगे तो बांग्लादेश है, इधर देखोगे तो पूरा इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ अदर कंट्री भी है, लेकिन इंडोनेशिया यहाँ पे है। अब ये इंडियन ओशियन जो है बांग्लादेश के पास भी जाता है, बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, इंडोनेशिया जो है तो इंडोनेशिया के साथ भी ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये समुद्र है, समुद्र के साथ तो ये चारों कंट्री बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो ये तो मनमाने तरीके से, अपने तरीके से जो है क्या करे, पूरा जो मछली है उसको मारना स्टार्ट किए, है ना, इलीगल यहाँ पे ट्रैफिकिंग करना स्टार्ट किए, जितना भी रिसोर्सेज है उसको पूरा जो संसाधन है उसको पूरा एक्सप्लॉयटेटिव वे में यूज करना स्टार्ट कर दिए गए। तो इस तरीके से जब अपने तरीके से मनमानी करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इंटरनेशनल लेवल में ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यूएन क्लॉज जो एक रूल होता है, उस यूएन क्लॉज के थ्रू यहाँ पे क्या किए गए कि एक एरिया डिफाइन किए गए, क्या एरिया डिफाइन किए गए कि अगर कोई भी कंट्री है, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, है ना, ये वाला बॉर्डर है इंडिया का,
तो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो इंडिया का जो 12 नॉटिकल माइल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 जो किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर के आसपास का जितना भी रिसोर्सेज है उसको इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है, मतलब इंडिया यूज कर सकता है, चाहे वो फिशरी सेक्टर हो, चाहे वो मछली उत्पादन करे या फिर मछली को मारे काटे, कुछ भी करे, वो पूरा इंडिया का यहाँ पे होगा, है ना, इंडिया के रेस्पेक्ट में आएगा। इसी तरीके से जो इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के जो 12 किलोमीटर के आसपास वाले जो समुद्र हैं, वहां पे जितना भी एक्सप्लॉइट करना है वो इंडोनेशिया के हाथ में रहेंगे। सेम म्यांमार के केस में, तो इस तरीके से यूएन क्लॉस ने एक रूल बना दिए, एक नियम बना दिए कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लॉइट करेंगे। ये है एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे। तो जो 12 नॉटिकल माइल मिला हुआ है ना, वो यही है वाटर टेरिटोरियल एक्सपांसन। तो इंडिया का जब लोकेशन आए, इंडिया के बारे में अगर क्वेश्चन में पूछे, तो इंडिया जो है एक तो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर के साथ ये आइलैंड भी शेयर करते हैं, और अगर इंडिया का पार्ट अगर पूछे तो वाटर टेरिटोरियल भी इंडिया के ही कैटेगरी में आते हैं, इंडिया के ही अंदर में आते हैं। ये कंफ्यूजिंग करने के लिए पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग करने के लिए पूछ सकते हैं कि जो 12 नॉटिकल माइल है ये इंडिया के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ध्यान रखना ये इंडिया के ही अंदर आते हैं, ठीक है, ये जो है इंडिया के ही अंदर आते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। बाकी इसके बारे में तो कवर कर चुके हैं, है ना, अभी बताया हूँ इसको। फिर जो मेनलैंड है, ठीक है, इसके बारे में भी कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज और बस यहाँ पे याद रखना कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट मेनलैंड वाला पॉइंट है, बता चुका हूं इसको, कि ये इंडिया का जो है दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत का जो ये वाला जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये कन्याकुमारी है, और जो नदर्न मोस्ट पॉइंट आता है वो इंदिरा कोल आता है। इंदिरा कोल के बारे में अभी कवर किए हैं। और ये इंदिरा कोल कहाँ पे पड़ता है? काराकोरम रेंज में। रेंजेस हैं, है ना, श्रृंखलाएं हैं, उस एक श्रृंखला का नाम यहाँ पे काराकोरम है, इसको कवर करेंगे आगे। तो जो काराकोरम रेंज में पड़ता है लोकेशन इंदिरा कोल, वही इंदिरा कोल जो है नदर्न मोस्ट पॉइंट आते हैं। अगर देखो सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे तो ये इंदिरा पॉइंट होता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड जो वहां पे है, लेकिन ये 2004 में जब सुनामी आए थे तो उसको सबमर्ज कर दिए हैं, जो कि इंडोनेशिया के साथ 6 डिग्री चैनल के साथ शेयर करते हैं। बस इतना पॉइंट बस यहाँ पे याद रखना है, और इतना ही याद रखने की जरूरत है। अब यहाँ तक कवर किया है कुछ। एक चीज मैं पहले ही बोला था कि थोड़ा सा जो ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो बॉर्डर शेयर के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं लैंड वाला जो बॉर्डर है उसको कवर करते हैं। लैंड बॉर्डर, मैं कोस्टल बॉर्डर नहीं बात कर रहा हूं, लैंड बॉर्डर, ठीक है, सरफेस वाला। क्योंकि दो तरीके के होते हैं ना, एक लैंड होता है, एक समुद्र वाला होते हैं। तो पहले लैंड को कवर करते हैं। तो लैंड को कवर करने से एक सबसे पहले तो अच्छा सा मैप ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इसका मैप, ठीक है, नॉर्मली ऐसा मैप समझो अभी। अब देखो यहाँ पे जो लैंड शेयर करते हैं इसका थोड़ा सा लोकेशन याद रखना बस। अगर मैं इस साइड जाऊं तो ये वाला जो साइड है ना, जिसमें से म्यांमार, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये वाला जो आते पूरा ईस्टर्न वाले में, तो यहाँ पे जो एक लोकेशन शेयर करता है वो याद रखोगे म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। और इसी के बाद जो है एक और लोकेशन आता है जो कि है बांग्लादेश, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट यहाँ पे शेयर करके चलते हैं, वो है बांग्लादेश, लोकेशन याद रखोगे। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पूरा नेपाल का है, नेपाल यहाँ पे कवर किए हुए हैं। नेपाल के साथ जो जस्ट बॉर्डर शेयर करते हुए एक और इस तरीके से ऊपर टाइप निकला हुआ है। मैप देखो, मैप से समझ आएगा, ये वाला जो एरिया है ये भूटान वाला एरिया है जो कवर करते हैं, ठीक है। फिर इस वाले एरिया को देखोगे जो कि अक्साई चीन वाला एरिया है, क्योंकि ये पूरा चाइना के कंट्रोल में है और चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, समझ आ रहा है, ये वाला पूरा एरिया वहीं पे जाएगा। इसी के साथ जस्ट थोड़ा सा इस तरीके से जो है अफगानिस्तान शेयर करता है इंडिया के साथ, ये हल्का सा जो है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो अफगानिस्तान ही यहाँ पे शेयर करते हैं, सबसे छोटा सा जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है। इसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया है ये पाकिस्तान के द्वारा शेयर करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, लैंड बॉर्डर जो शेयर करते हैं। नदर्न वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, ठीक है, नदर्न। उसके बाद नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान हो गया ये वाला। लेकिन सबसे जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ही सबसे ज्यादा जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद चाइना है, उसके बाद जो है पाकिस्तान यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया केवल जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है, कोस्टल बॉर्डर भी शेयर करते हैं।
और उसी के साथ आइलैंड भी शेयर करते हैं, द्वीपीय पड़ोसी भी है इंडिया का। ठीक है, जो है ये तो लैंड वाला एरिया हो गया, मतलब ये पड़ोसी है, इंडिया का ही पड़ोसी है। तो ये सरफेस वाला पड़ोसी हो गया। एक पड़ोसी होता है जो कि आइलैंड वाले पड़ोसी होते हैं, द्वीपीय पड़ोसी होते हैं। द्वीपीय पड़ोसी मतलब या फिर आइलैंड का मतलब बता चुका हूं कि ऐसा कोई एरिया जो कि चारों साइड से पूरा पानी से घिरा हुआ हो, उसको बोले जाते हैं आइलैंड। ठीक है, तो इंडिया का सबसे नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक लोकेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीलंका। अब ये श्रीलंका भी भारत का ही पड़ोसी है, और श्रीलंका का लोकेशन देखोगे तो चारों साइड से पूरा पानी से ही यहाँ पे घिरा हुआ है। अब इसका भी अलग हिस्ट्री है, बस याद रखना हिस्ट्री में इसको जो है सेलोन के नाम से जाने जाते थे। चलो थोड़ा हिस्ट्री भी यहाँ पे लिंक कर देते हैं। सेलोन के नाम से जाने जाते थे श्रीलंका को। अब ये श्रीलंका को सेलोन किस एज में जाने जाते थे, तो जब अशोकन का टाइम था, महाजनपद का टाइम था, जब बुद्धिज्म जैनिज्म ओरिजिनेट हुए थे, तो वहां से जो है इसको सेलोन बोले जाते हैं। तो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका भी पार्ट है, मतलब श्रीलंका भी जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर शेयर करने का मतलब है कि जो पड़ोसी देश हैं वो श्रीलंका भी है, और ये श्रीलंका को जो शेयर करते हैं, शेयर करने का मतलब है कि देखो यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया देखोगे तो पूरा वाटर है, पूरा समुद्र है, क्योंकि ये पूरा जो समुद्र है वो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो ये पूरा जब समुद्र ही है तो कोई तो एरिया होगा जो कि शेयर कर रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका को शेयर कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा जो कि शेयर करते हैं, इसको बोले जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट। और गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट ही जो है पूरा श्रीलंका को और इंडिया को यहाँ पे अलग करके रखे हुए हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो है मालदीव भी आता है। इसके जस्ट नीचे देखोगे तो मालदीव वाला लोकेशन है, जो कि 8 डिग्री चैनल से सेपरेट करता है इस तरीके से। ठीक है, 8 डिग्री चैनल से 8 डिग्री जो चैनल द्वारा है, इसके द्वारा जो मालदीव है वो यहाँ पे सेपरेट करते हैं। ये वाला पॉइंट समझ आ गया? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा यहाँ पे। देखो अब थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की तरफ ले जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस भी कवर करना है हमें, ऊपर ऊपर वाला तो कवर नहीं करना है। तो थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल की तरफ ले जा रहा हूँ। और एडवांस लेवल की तरफ जाने से पहले 2 पॉइंट है जिसको जानना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। कौन कौन से 2 पॉइंट है? देखो, अर्थ के बारे में तो सबको पता होगा इस तरीके से। अब अर्थ को जो है टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये जो 0 डिग्री है इसको बोले जाते हैं इक्वेटर, फिर 23 डिग्री एंड हाफ, ये सब किस में कवर करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में। ये तो अभी जो है इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझ आ जाएगा ये सब चीज, है ना। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टू दी पॉइंट कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, धैर्य के साथ वीडियो को कवर करना, सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो है इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के बाद उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब इसे कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नीचे साइड है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा जो कि ये नीचे साइड में आता है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये 0 डिग्री है, फिर इस तरीके से 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, और उसी तरीके से आया 23 डिग्री एंड हाफ, इस तरीके से। तो जो ऊपर बढ़ रहा है ना, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, उस नाम को याद रखना, लैटिट्यूड। ठीक है, इसको बोले जाते हैं अक्षांश। ठीक है, इसको बोले जाते हैं अक्षांश। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया को अगर अर्थ को अगर इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो तो इस तरीके से जो है पूरा खड़ी रेखा के फॉर्म में भी डिवाइड करते हैं, जिसको बोले जाते हैं लॉन्गिट्यूड। जिसको बोले जाते हैं लॉन्गिट्यूड, या फिर इसको बोले जाते हैं देशांतर रेखाएं। तो 2 पार्ट में एक्चुअल में पूरा अर्थ को डिवाइड करते हैं, एक लैटिट्यूड के फॉर्म में जिसे अक्षांश बोल रहे हैं, और एक लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में जिसे देशांतर बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि इंडिया इस तरीके से लैटिट्यूड के फॉर्म में डिवाइड है, और लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से ऊपर जाओगे तो इंडिया स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो 23 डिग्री एंड हाफ अगर देखोगे तो जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितने में डिग्री में है? 23 एंड हाफ डिग्री। अब यहाँ पे आओ ये वाले मैप में। ठीक है, ये वाले मैप को देखो और अच्छे से समझ आएगा। ये वाला, चलो ये वाला मैप को देखो कि मैं एक चीज बताया कि इंडिया स्टार्ट हो जाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से।
जा कहाँ पे रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जा रहे हैं। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा कितना है 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, मतलब 23 डिग्री एंड हाफ मिनट में देखोगे तो ये 8 डिग्री है, फिर 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से जाएगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23, मतलब ये ऑलमोस्ट ये वाला जो एरिया है जो कि इंडिया को पास करते हुए जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा मतलब इंडिया को प्रॉपर पास करके जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, जा कितना डिग्री रहे हैं 37 डिग्री, 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में ही तो आएगा 23 डिग्री, है ना। 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में आएगा कौन सा 23 डिग्री। तो जो 23 डिग्री है जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वही चीज मैं यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि इंडिया को जो है 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो जब इंडिया को 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो टोटल 8 स्टेट है जिसके थ्रू ये पास होके जाता है। कितना स्टेट है टोटल, यहाँ पे 8 स्टेट हैं जो कि यहाँ पे पास होते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टेट को देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा गुजरात वाला एरिया हो गया। ऊपर जाओगे तो राजस्थान वाला एरिया है। इसके बाद ये वाला जो एरिया आएगा वो मध्य प्रदेश आएगा, और मध्य प्रदेश से जस्ट लगा हुआ है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे झारखंड देखने को मिलेगा। झारखंड के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद नीचे साइड थोड़ा आओगे तो त्रिपुरा है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में मिजोरम है। तो टोटल यहाँ पे 8 स्टेट है। वो 8 स्टेट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जहां से ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, जहां से जो कर्क रेखा है वो यहाँ पे पास होते हैं। कुछ फैक्ट्स भी याद रखना कि जो मैक्सिमम एरिया है जहां से पास होते हैं, है ना, मैक्सिमम जो एरिया ट्रॉपिकल ऑफ जो कैंसर कवर करते हैं वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, फिर जो मिनिमम पार्ट है जो सबसे कम भाग कवर करते हो राजस्थान है। और जो माही रिवर है, माही रिवर को 2 भाग में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान रखना ये सब चीज फैक्चुअल्स है, क्वेश्चन फैक्ट्स भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं, दोनों को यहाँ पे कवर करके चलना है। न केवल फैक्ट्स को कवर करेंगे, नहीं केवल कॉन्सेप्ट को, हमें दोनों को कवर करना है, दोनों को एक साथ पढ़ के जाना है, तभी तो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे इसका। तो माही रिवर को जो है 2 भाग में, एक्चुअल में होता क्या है कि माही रिवर इस तरीके से ओरिजिनेट होता है और इस तरीके से मुड़ते हुए आगे जाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसको जो है 2 भाग में डिवाइड कर दिए जाते हैं। और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर उस रिवर का नाम यहाँ पे माही रिवर है। और सबसे जो क्लोजेस्ट सिटी पड़ता है, सबसे जो निकटतम शहर पड़ता है वो है अगरतला। अगरतला जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर उसका सबसे निकटतम सिटी यहाँ पे यही पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होंगे, कौन सा चीज, कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और एक चीज और भी पता होगा कि ये वाला इंडिया है, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जिसे हम लोग किबूती पढ़े हैं, जो अरुणाचल प्रदेश है वो वाला, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो गुजरात एरिया है वहां पे कवर करते हैं। तो गुजरात एरिया से अगर कोई इंसान अरुणाचल प्रदेश आएगा, सीधी सी बात है, जो कि वेस्टर्न एरिया से अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरे जगह अगर चल के आ रहे हैं तो इसमें जो टाइम गैप जो देखने को मिलता है वो 2.5 घंटा का टाइम गैप होता है। मतलब कैसा, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान अगर 1 बजे या फिर 1 PM, है ना, 1 बजे जो है गुजरात से निकला हुआ है अरुणाचल प्रदेश आने के लिए, तो अरुणाचल प्रदेश जब आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 बजे है, लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगा तो ये टाइम जो गैप देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 1 है, 3, 3:30 यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब क्या कि जो गुजरात एरिया में अगर 1 बजे है तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजे आएगा, वो 3, 3:30 बजे, 3:30 बजे। समझ आ रहा है, डाउट हो रहा है क्या, डाउट हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो गुजरात में अगर 1 बजे हुए हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 3:30 बजे हैं, ऐसा समझो, ये अच्छे तरीका है। गुजरात में अगर टाइम 1 बजे है तो अरुणाचल प्रदेश में 3:30 बजा हुआ है। ऐसा सुने होंगे ना कि इंडिया में जो है अगर दिन है तो यूएसए में, अमेरिका में नाइट होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही फॉलो होता है कि गुजरात में अगर 1 बजे हुए हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 3:30 बजे हैं। मतलब जो टाइम गैप देखने को मिलता है वो 2.5 घंटे का टाइम देखने को मिलता है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ट्रेन का सीधी सी बात ले लो, है ना, ट्रेन में कोई इंसान जा रहे हैं,
गुजरात में जाएगा तो 1 बजे वहां पे चढ़ना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में 3:30 बजे उसको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो टाइम का बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम गैप हो रहा है। और इसी गैप को यहाँ पे स्टैंडर्ड करने के लिए, इसी टाइम फ्रेम को एक बनाने के लिए कि पूरा जो प्रॉपर इंडिया है, तो इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, गुजरात में जाओगे तब भी 1 बजे होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तब भी 1 बजे रहना चाहिए, नीचे जाओगे दक्षिण भारत में जाओगे तब भी 1 बजे होना चाहिए। इसी को फॉलो करने के लिए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन किए हैं। इसी को फॉलो करने के लिए एक इंडिया ने भारतीय मानक समय रेखा डिफाइन किए गए हैं। उस समय रेखा को याद रखना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट रखे गए हैं। मतलब ये जो इंडिया है ना, ये वाला जो इंडिया है, तो इंडिया को जस्ट बीचों बीच इस तरीके से डिवाइड करते हुए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि इंडिया के द्वारा एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन किए गए हैं। अब ये टाइम क्या है, ये क्या करने वाले हैं, इंडिया को 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। अब इंडिया को 2 भाग में डिवाइड किया है तो इससे क्या होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर गुजरात से चलना स्टार्ट किए हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो बीच में एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है 82 डिग्री। तो 82 डिग्री को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो जो टाइम फ्रेम है वो सेम ही रहेगा। मतलब जैसे कि बीच में मान लो ये रायपुर सिटी हो गया, रायपुर सिटी को क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि नियरेस्ट सिटी यही पड़ता है, कैपिटल जो पड़ता है क्लोजेस्ट कैपिटल, और रायपुर पड़ता है। तो जैसे ही गुजरात से चलना स्टार्ट करेंगे तो रायपुर तक आते आते जितना भी टाइम का गैप देखने को मिला होगा, टाइम का गैप जैसे कि मान लो 30 मिनट का जो है टाइम गैप देखने को मिला है। मान लो अगर गुजरात में 1 बजे है तो रायपुर में मान लो 1:30 बजे हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइम गैप को फिल करना है, टाइम गैप को जो है यहाँ पे फुलफिल करना है। तो जैसे ही गुजरात से अगर रायपुर आएगा कोई इंडिविजुअल, तो 30 मिनट का जो टाइम गैप हुआ है ना, तो रायपुर आते आते तक उसको सेम कर देंगे। मतलब रायपुर में जो एग्जैक्ट टाइम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसको चलना पड़ेगा। अब ये गुजरात वाले जो चलना स्टार्ट किया उसको लगेगा कि टाइम फ्रेम तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में टाइम फ्रेम ऊपर नीचे नहीं हुआ है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखोगे। लेकिन जिस तरीके से जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश रेखाएं हैं जो पास हो रहे हैं 8 स्टेट से, उसी तरीके से जो इस तरीके से जो इंडियन मेरी जो स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन किए गए हैं, ये टोटल 6 स्टेट हो गया जहां से पास होते हैं 5 स्टेट एक्चुअल में, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यही स्टेट है जिसके थ्रू यहाँ पे गुजरता है। जो कैपिटल है, जो क्लोजेस्ट कैपिटल वो रायपुर ही पड़ते हैं। आई होप कि ये चीज जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी और टॉपिक हैं और इसके बारे में कवर करना है, बेसिक्स क्लास है, ठीक है। चलो इसके बाद टाइम जोन, आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। बस एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि जो क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन इसके बारे में तो क्लासेस और होगा उसमें कवर करेंगे, इसको जो है थोड़ा होल्ड रखो। यहां तक बस एक चीज याद रखना है कि जैसे कि इंडिया का अगर टाइम फ्रेम देखोगे तो इंडिया में केवल एक ही टाइम जोन है। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की मानक समय रेखा, तो भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट एक ही है, अलग अलग तो नहीं है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे अलग अलग हमें टाइम फ्रेम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर यूके का अगर बात करोगे, है ना, ब्रिटेन का बात करोगे, तो वहां पे टोटल 9 टाइम जोन्स हैं। इंडिया में तो केवल 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एक ही टाइम जोन है। लेकिन अदर में जाओगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन हो गया, तो ब्रिटेन में 9 इसी तरीके से प्रॉपर टाइम जोन है। डेनमार्क में 5 टाइम जोन है, न्यूजीलैंड में 5 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन्स हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। अब ये भी डाउट आएगा कि ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ का लोकेशन देखोगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आइलैंड टाइप है, मतलब ओशियन से घिरा हुआ है, इसलिए जो है समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स, जिससे टाइम को एक प्रॉपर समय को जो है प्रॉपर लेवल में लिया जा सके। सेम टाइम जोन्स यहाँ पे होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए, चाहे ईस्ट में रहो, वेस्ट में रहो, नॉर्थ में रहो, साउथ में रहो। इसलिए जो है केवल एक ही टाइम जोन यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। लेकिन अदर कंट्री जहाँ पे आइलैंड है, जहाँ पे समुद्र है, उस केस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, जिससे जो टाइम है उसको सेम रखा जा सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू की तरफ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, आई होप, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे। चलो अब थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। ये सब सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इससे ये समझ आएगा
कि एक्चुअल में अभी तक जो कवर किए हैं वो समझ आया कि नहीं आया। और इसी के तरीके से जो है जो एक मॉक टेस्ट देते हैं, जो टेस्ट देते हैं, वो यहीं से कवर हो जाएगा। दो चीज है, दो तीन चीज यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस तरीके से चैप्टर को कवर करने के बाद अगर एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो दो तीन पॉइंट है जहां पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। पहले तो एक तो टेस्ट जो देते हो मॉक टेस्ट, पूरा पढ़ने के बाद में टेस्ट देते हो, वो अभी से देना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ये एक समझ आ जाएगा कि रिवीजन रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसी के साथ कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ये भी यहाँ से जो है समझ आ जाएगा। उसके साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ से बड़े आसानी से हो जाएगा। मतलब लिखने का जो शैली है, कैसे लिखने है, वो यहाँ से समझ आएगा और प्रैक्टिस करने स्टार्ट करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडिया जियोग्राफिकल एरिया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसी साल से लागू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जब कवर किए थे ना तो इस तरीके के एमसीक्यू को नहीं रखे थे, लेकिन बाद में अब रियलाइज हुआ कि इसको रखना चाहिए, है ना, जिससे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। बताओ, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इंडिया कवर अबाउट 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 2.4% कवर करता है, बिल्कुल सही है। इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी कवर किए हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है भारत की तट रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेनलैंड जो कोस्ट लाइन है ना, जो मुख्य भूमि है वो 6100 है, बिल्कुल सही है, 6100 ही कवर किए हैं। जो टोटल कोस्ट लाइन एरिया है, अगर आइलैंड जो है ना, द्वीप जो है, उसको अगर कवर करते हो तो 7517 हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। मतलब कोस्ट लाइन जो समुद्र रेखा है, तो समुद्र रेखा इंडिया का सबसे ज्यादा है, ये गलत है। इंडिया का नहीं है तो किसका है, कमेंट करो अब, है ना, कवर किए हैं किसका कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है बताना है। तो इसमें एक और दो बस सही है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है, तो वो है बांग्लादेश। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती हैं, तो वो 8 राज्यों से गुजरती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचेस कर रहे हैं, इंडिया और जो श्रीलंका है इसे जो है जो पाक स्टेट है ना, जो पाक जो जल डमरू मध्य है उसके द्वारा यहाँ पे अलग करते हैं, पाक स्टेट के द्वारा अलग होता है, बिल्कुल सही है। जो इंडिया मालदीव है वो 8 डिग्री चैनल के साथ अलग करते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चंस को करना, बाकी ये डिस्क्रिप्टिव है, इसको अपने लेवल से करना। ठीक है, आंसर को थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना और एक बार इस क्वेश्चंस को अपने लेवल में सॉल्व करने का ट्राई करना कि एक्चुअल में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे एक लिखने का जो प्रैक्टिस है, जो मेंस का प्रैक्टिस है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है, ये कुछ क्वेश्चन है मॉडल आंसर के साथ रखा हुआ है जिससे थोड़ा सा समझ भी आ जाए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही कवर करते हैं। ये जो है फर्स्ट क्लास रहा। आई होप बताना कैसे जो है फर्स्ट क्लास रहा है। इंपॉर्टेंट जितना भी क्लास के शुरू में डिस्कस किए थे स्टार्टिंग पॉइंट में, है ना, चाहे इन्फोग्राफिक नोट्स हो गया, प्रॉपर पीडीएफ हो गया, ये पूरा क्लास में अपलोड हो जाएगा। क्लास के बाद जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।